हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग जो फ्लूइड हमारा मैकेनिक्स है उसका जो यूनिट नंबर 5 है इम्पैक्ट ऑफ जेट उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सो आगे आने वाला जो भी हमारा यूनिट है, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 6 हो गया, यूनिट 7 हो गया, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट। यानी कि पहले हमें इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। देन उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट 6 है वो इस यूनिट 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यूनिट 6 मतलब कि अल्टीमेटली हाइड्रोलिक्स के बारे में है और यूनिट जो 7 है वो हमारा पंप के बारे में है। तो एक वेलोसिटी डायग्राम नाम का जो टर्म्स आएंगे, तो मतलब अगर ये हम लोग यूनिट अच्छे से समझे रहेंगे, अच्छे से वेलोसिटी डायग्राम अगर हम बनाने सीख जाएंगे तो हमारे लिए वो यूनिट ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ जेट एक्चुअली होता क्या है। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम किसी नोजल के थ्रू जब हम वाटर को डिस्चार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली जब वो वाटर डिस्चार्ज होगा तो कुछ वेलोसिटी उसमें वो पॉजेस किया रहेगा, कुछ वेलोसिटी होगा और उस वेलोसिटी से कारण क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जेट मतलब आप समझ रहे हैं एक फ्लो ऑफ वाटर। तो वो क्या होता है कि वो एक जो फ्लो ऑफ वाटर है का सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो मतलब वेलोसिटी है, मतलब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है। तो जब वो जेट बहुत तेज़ी से किसी प्लेट के ऊपर में टकराएगा तो टकराने से क्या होता है कि वहाँ पे वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्लेट या उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर है। और वो फोर्स कितना होता है, तो जब हम लोग इसके पहले वाले क्लास जो हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग देखे थे कि किसी भी बॉडी में जो फोर्स रहता है एक्चुअली वो किसके बराबर होता है, इनर्शिया फोर्स के बराबर होता है। या एक हम लोग ये भी थ्योरम पढ़े थे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो उसमें भी हम लोग ये देखे थे कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो एक्चुअली जो इनर्शिया के कारण जितना भी फोर्स जनरेट होता है उस पर्टिकुलर बॉडी में उसके बराबर होता है। और वहीं से हम लोग एक एक्सप्रेशन भी डेवलप किए थे F=m, इस तरीके से F=m डॉट V2 माइनस V1। क्लियर है। तो ये जो F बताता है वो क्या बताता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन द फ्लूइड, मतलब कि जिस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर हमारा जो फोर्स जो है मतलब कि यानी कि मान लीजिए प्लेट है तो प्लेट के ऊपर जेट टकरा रहा है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि F=m V2 माइनस V1 तो ये बताएगा कि ये प्लेट जो है वो हमारे जेट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया। तो इसका अपोजिट भी हम लिख सकते हैं कि F=ρQ। अगर इसके साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बताता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स लगता है तो वो बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में उतना ही फोर्स लगाता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से जो हमने F निकाला है ये एक्चुअली होता है कि कोई बॉडी ने उस जब जेट इसके ऊपर टकराया बॉडी के ऊपर में या प्लेट के ऊपर में तो प्लेट ने जेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो जब हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जेट ने बॉडी के ऊपर या प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस साइन हो जाएगा। यानी माइनस साइन मतलब क्या हो जाएगा, ρQ V1 माइनस V2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को का जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी फोर्स एक्सर्टेड होता है उसको हम डिराइव करते हैं, वो है हमारा इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि किसी बॉडी के ऊपर में जो कोई भी जेट जो है और अगर वो किसी प्लेट के ऊपर में या किसी भी प्लेट के ऊपर में या फिर वेन के ऊपर में अगर टकरा रहा है तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो इसके बराबर होता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। वो किसके बराबर होता है, ρQ इंटू V2 माइनस V1। लेकिन जनरली हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि जेट ने प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, ρQ V1 माइनस V2, जहाँ V1 क्या बता रहा है कि इनिशियली जेट का क्या वेलोसिटी था और V2 जो बता रहा है वो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है उस पर्टिकुलर जेट का। तो आप तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ रो क्या है, डेंसिटी को बता रहा है कि अब जैसे वाटर टकरा रहा है तो वाटर तो मतलब कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं। यहाँ तो स्पेस नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो Q है वो हमारा क्या है, जेट से कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज
डिस्चार्ज फ्रॉम नोजल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, नोजल का क्या एरिया है और किस वेलोसिटी से जेट जो है वो नोजल से निकल रहा है। क्लियर है। V1 क्या हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा। तो V1 का लिख लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी या वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग टू द प्लेट, या इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और V2 क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें फॉर्मूला कौन सा याद रखना है कि जब भी किसी भी जेट जब किसी प्लेट के ऊपर टकराएगा तो जेट के द्वारा उस प्लेट पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो बराबर हो जाएगा रो क्यू V1 माइनस V2, यानी रो क्यू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक यहाँ के इम्पैक्ट ऑफ जेट में। अब हमें जो यूनिट इसमें पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है कि हमारा जो है वो अगर प्लेट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी प्लेट के ऊपर में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, और अगर वही जो प्लेट है अगर वो मूविंग रहेगा तब कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो पहले का ये जो अभी के इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये जो दो केस लिए हैं वो हम ये कंसीडर करते हैं कि जब हमारा जो प्लेट है वो स्टेशनरी है तब कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, और उसके बाद आगे आने वाले क्लास में जब हम लोग मूविंग रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट केस देखते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट, यानी कि अगर ये मान लीजिए ये नोजल है, ये हमारा नोजल है, और इस नोजल से अगर मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से जो हमारा जेट है वो इस तरीके से निकल रहा है, और ये हमारा एक प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है जिसके ऊपर में ये पर्टिकुलर जेट टकराएगा। तो जब इसके सेंटर में टकराएगा तो कुछ अमाउंट ऊपर की तरफ जेट चला जाएगा और कुछ जो जेट हो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है। तो अब जब ये नोजल से v वेलोसिटी से जेट निकला तो इस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर में कितना फोर्स एग्जर्ट किया वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है। तो और इसमें हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जेट का या नोजल का यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a है, v वेलोसिटी से जो जेट है वो नोजल से निकल रहा है, एंड रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि अगर जेट यहाँ पे v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर प्लेट पे टकरा रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा, तो m डॉट इंटू V1 माइनस V2, या इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं रो क्यू V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इंटू, या ये बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जेट ने बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट किया वो हमारा उसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में, या हम लोग ये बोलेंगे प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर में। तो प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर में तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में भी आप सपोज करिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग देख रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लूइड चले जा रहा है और कुछ इस डायरेक्शन में फ्लूइड आ रहा है, x डायरेक्शन में तो आगे वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो यानी हम ये बात करें कि जो फोर्स होगा जेट के मतलब प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर में जो हमारा फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो F के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, m डॉट V1 इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर में v हो जाएगा, और इसी परपेंडिकुलर के फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब कि परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में कोई फ्लूइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m डॉट V1 माइनस V2, या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि m डॉट को रो क्यू v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर में तो है ही नहीं, मतलब परपेंडिकुलर मतलब प्लेट के परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, लेकिन क्या x डायरेक्शन में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है क्या, फाइनली नहीं हो रहा है, तो वो 0 होगा। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला मतलब कि फोर्स कितना आ जाएगा, रो a इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा कि जब कोई भी जेट स्टेशनरी प्लेट के परपेंडिकुलर टकराता है तो उसके द्वारा इतना फोर्स एक्सर्ट होता है। अब बोला जाएगा कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू वो बॉडी कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस
ट्रेवल किया या कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस वो मूव किया। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टेशनरी प्लेट है तो कोई भी मूवमेंट तो होगा ही नहीं, तो केवल और केवल फोर्स लगेगा, लेकिन वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या जो उसकी वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी जीरो है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो होता है वो पावर होता है, या वर्क डन बोल सकते हैं इन किलो जूल पर सेकेंड में, वॉट की टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे ये तो फिक्स है, तो यू जीरो हो जाएगा, तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टेशनरी के केस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस के लिए कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। अब हम लोग दूसरा केस लिखते हैं कि अगर हमारा जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है, अगर वो थीटा डिग्री जो है वो हॉरिजॉन्टल से अगर इंक्लाइंड है, तब उसके इस जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि देन अगेन v वेलोसिटी से यहाँ से जो जेट निकल रहा है और एक इंक्लाइंड प्लेट जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है वो प्लेस्ड है, उसके ऊपर टकरा रहा है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस जेट के द्वारा इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इंक्लिनेशन थीटा है। तो जब ये इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उसके नॉर्मल लगेगा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उस प्लेट के टेंजेंशियली मूव करेगा। भाई जब ये इधर से आ रहा है तो एक, अगर हम ये v वेलोसिटी से है और ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस प्लेट के इस तरीके से मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा कि जो प्लेट के टेंजेंशियली चला जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, v है और ये थीटा बना रहा है एंगल, तो v cos थीटा हो जाएगा। और एक जो होगा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से लगेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग फोर्स का बात करें तो मान लीजिए कि जेट के द्वारा x डायरेक्शन में Fx फोर्स लगाया गया और y डायरेक्शन में Fy फोर्स लगाया गया। तो अगर हम इसके जस्ट ये बोलेंगे कि इस प्लेट के नॉर्मल कितना फोर्स लगा, जिसको कि हम लोग Fn से डिनोट करेंगे, तो वो Fn की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, जो कि अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो देखिए, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि Fn की वैल्यू क्या होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट। जैसे यहाँ भी हम लोग निकाले थे कि प्लेट के नॉर्मल क्या फोर्स लग रहा है, वैसे ही इस प्लेट का जब हम लोग इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, m इंटू V1 माइनस V2। m मतलब क्या, मास फ्लो रेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, तो अब क्योंकि हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स, तो देखिए इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v इंटू साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा v इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि ये प्लेट फिक्स्ड है तो क्या नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा वाटर मूव कर रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं मूव कर रहा है, वो टेंजेंशियली डायरेक्शन में, जब यहाँ से टकरा रहा है तो जो हमारा वाटर पार्टिकल है वो टेंजेंशियली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में फिर कोई वेलोसिटी है ही नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये प्लेट है और ये नॉर्मली टकरा रहा है तो पानी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी टेंजेंस परपेंडिकुलर तो आगे मूव करेगा नहीं। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट ऑन द प्लेट, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ये नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी अगर दोबारा दूसरा फोर्स तो लगेगा ही नहीं, या उधर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा वाटर तो मूव हो ही नहीं रहा है, तो Fn किसके बराबर हो जाएगा, रो क्यू इंटू वी साइन थीटा माइनस जीरो। मतलब हमने क्या किया, v वेलोसिटी से ये फ्लूइड आया तो इसका दो में रिजॉल्व कर दिए, एक टेंजेंशियली और एक हमारा क्या हो जाएगा इसके नॉर्मल। तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा इनिशियली में v साइन थीटा। अब जब एक बार ये टकरा जाएगा तो अब वो इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में उसका कुछ अमाउंट इधर चले जा रहा है वाटर का, कुछ अमाउंट इधर चले जा रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो मतलब इस डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो तो जीरो होगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर फोर्स को x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ Fn है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा था तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो अब अगर हम इस F को, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ये डिस्कस करें कि
एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एन, ये वाला एंगल है तो एफ एन इंटू साइन थीटा, और एफ वाई कितना हो जाएगा एफ एन इंटू कॉस थीटा। तो एफ एन की वैल्यू तो हमें पता है रो ए वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो केस कंप्लीट कर रही है स्टेशनरी प्लेट के लिए कि मूविंग डायरेक्शन में स्टेशनरी प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब वो जस्ट परपेंडिकुलर है, और वही जो स्टेशनरी प्लेट अगर थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पे है तब नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा और वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये केस नंबर 1 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सेम ये दोनों केस रहेगा, बट अब ये प्लेट फिक्स के जगह में क्या रहेगा वो मूविंग रहेगा, तब कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं।